एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट का भाग 12वां लेकर जीके सुपरफास्ट की सीरीज़ के 12वें भाग में मैं फिर से हाजिर हूं। जीके का ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। जीके के वो टॉप प्रश्न हम करते हैं जो पिछले कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट लेवल के या तो स्टेट लेवल को या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम के पेपर के वही प्रश्न हम इस सीरीज में कर रहे हैं। तो चलिए, रोज़ रात 8 बजे आप लाइव आना नहीं भूलिएगा। रोज़ रात 8 बजे ज़रूर आइएगा और ये सेशन ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको बेहतर ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। जीके सुपरफास्ट का ये 12वां भाग है और अपने पहले क्वेश्चन के साथ आज के शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि कब से कब तक है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है 1990 से 1995, 1991 से 1996, 1992 से 1997 या 1997 से 2002। तो 9वीं पंचवर्षीय की अवधि कौन सी थी? तो ये है ऑप्शन डी, 1997 से 2002। ये हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? कौन सी जनगणना? तो 1991 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सभी एग्जाम में, चाहे वो किसी भी तरह के एग्जाम हो, उसमें ये पूछा जाता है। क्या नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, जूट के लिए या अखबारी कागज़ के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेक्स हैरिसन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? कौन? रेक्स हैरिसन। ऑप्शन है पत्रकारिता, समाज सेवा, चलचित्र या खेलकूद। तो रेक्स हैरिसन किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ऑप्शन ए, पत्रिका के क्षेत्र में। पत्रिका के क्षेत्र में रेक्स हैरिसन का प्रसिद्ध नाम है और ये पत्रिका के क्षेत्र में अपने काम के लिए विख्यात है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है समाज सेवा, राजनीति, खेलकूद या चलचित्र। तो बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो चलचित्र से आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चलचित्र यानी सिनेमा जगत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो किसके द्वारा भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है हमारा, कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को नहीं मिलता है? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है जिसको कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ नहीं मिलता है? तो वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ नहीं मिलता है, बाकी गोवा, केरल और कर्नाटक को कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न वही रिपीट है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। मोनिका सेलेस किस खेल से संबंधित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
मोनिका सेलेस के बारे में। ऑप्शन है टेनिस खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी, एथलेटिक्स या बास्केटबॉल। तो मोनिका सेलेस किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए टेनिस से संबंधित। और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है मोनिका सेलेस कौन से खेल खेलती है या किस खेल से प्रसिद्ध है या किस खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत चर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में है। 9 का आंसर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए टिहरी बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तिनामेन स्क्वायर। चलिए तिनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है चीन में, जापान में, कोरिया में या इंडोनेशिया में। तो तिनामेन स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए चीन में। चीन में तिनामेन स्क्वायर स्थित है। एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? ऑप्शन है विभूति, चित्रा, मैत्री या चक्र। तो भारत में बनाया गया प्रथम मिसाइल नौका का नाम था विभूति, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुवा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव या फिजी। तो सुवा किस देश की राजधानी है? तो ये है ऑप्शन डी फिजी। फिजी की राजधानी है सुवा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अयस्क या धातु में कार्बन उपस्थित है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है किस में कार्बन उपस्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है लिग्नाइट, बॉक्साइट, फास्फोरस या क्रोमाइट। तो कौन सा धातु है जिसमें कार्बन उपस्थित है? तो ये है ऑप्शन ए लिग्नाइट। लिग्नाइट में धातु उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका काफ़ी उल्लेख मिलता है आपको एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसे हमेशा याद रखना है आपको। चलिए इसके ऑप्शन क्या है? निसीम एजेकिल, MJ अकबर, अनीस जंग या जगमोहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक है जगमोहन, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसे याद रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकंड में इसे टिक लगा तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जगमोहन। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में आदिवासी सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो कौन सा राज्य है इसमें से जिसमें आदिवासी सबसे अधिक है? तो ये है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इन चारों में से मध्य प्रदेश में आदिवासी सबसे अधिक रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, कृषि आधारित उद्योगों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? ऑप्शन है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योगों की संख्या से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो यह है ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब में कृषि सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कृषि आधारित उद्योगों की संख्या में सबसे पहला नंबर पे पंजाब है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी था? ऑप्शन है उग्रवादी था यानी उग्रवादी नेता थे, ऐसा कहा जा सकता है, उग्रवादी नेता। चलिए ऑप्शन इसके बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, GK गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, ईसा से 483 वर्ष पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी या उज्जैन। तो ईसा से 483 वर्ष पूर्व बौद्ध सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी राजगिरी में। किसका? बौद्ध सम्मेलन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
सन 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ढाका में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या लाहौर में। तो 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? 1906 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ढाका में। और ढाका अभी कहाँ है? तो अभी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है कुंवर सिंह, रानी झांसी, तात्या टोपे या नाना साहब। तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया था 1857 का? तो ये किया था ऑप्शन डी नाना साहब। कानपुर से किसने किया था? तो ये किया था नाना साहब ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? ये जो 4 राज्य है अभी ऑप्शन में है, 4 राज्य, उनमें से किसका लॉर्ड डलहौजी की नीति थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी किसकी? लॉर्ड डलहौजी। ये भी आपसे पूछा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी नीति थी, यानी भूमि अधिग्रहण किसकी नीति थी? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी की। तो इसके तहत इन चारों में से किसका अधिग्रहण नहीं किया गया? ऑप्शन है संबलपुर, दिल्ली, उदयपुर या नागपुर। तो कौन सा राज्य है जिसका इस नीति के तहत अधिग्रहण नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था ऑप्शन बी दिल्ली का। दिल्ली का अधिग्रहण लैप्स यानी अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के द्वारा नहीं किया गया, ये दिल्ली का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर डैश था, क्या था? ऑप्शन है प्रतिष्ठान, अरिक्योमेडू, कोरकई या मस्को। तो कौन था वो? ये था ऑप्शन बी अरिक्योमेडू। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का सबसे बड़ा नगर था अरिक्योमेडू, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, 273 बीसी में, 540 एडी में या 721 एडी में। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 261 बीसी में, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? ऑप्शन है प्रदंडिका, उर्वरकिका, बहिर्जंघिका या अंतर्जंघिका। तो कौन सी हड्डी है जो टांग में नहीं होती है? तो ये है ऑप्शन ए प्रगंडिका। प्रगंडिका टांग में नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें हम आज 40 प्रश्न करेंगे। ये सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न किए जा रहे हैं। तो ये जो सेट है इसमें 40 प्रश्न किए गए हैं सामान्य ज्ञान के, तो हम भी 40 प्रश्न करेंगे इस सेट में। मैं जो भी सेट आपको बता रहा हूँ वो सभी एग्जाम में पूछे गए सेट है, और उसमें जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो 50 होते हैं, 65 होते हैं, 60 होते हैं, 50 होते हैं, 40 होते हैं, वो सभी मैं आपको कराता हूँ। तो इस सेट में 40 प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान के, और वो 40 के 40 मैं आपको अभी कराऊंगा। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन है दस्त, तपेदिक, टाइफाइड या हृदय रोग। तो किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी टाइफाइड के लिए। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग टाइफाइड के रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है? ऑप्शन है अग्नाशय, गुर्दा, पित्ताशय या जिगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय। मनुष्य के शरीर के अग्नाशय से इंसुलिन का स्रवण होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1948 ईस्वी। तो कब पास हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव, कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। और कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पारित हुआ था। कब? 10 दिसंबर 1948। चलिए इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था ये भी मैं बता देता हूँ। तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर
1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण यानी रेनेसा का प्रारंभ डैश में हुआ था। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस या पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। पुनर्जागरण को क्या कहते हैं? रेनेसा। रेनेसा भी कहा जाता है पुनर्जागरण को। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये इटली से हुआ था। और इटली के कौन से नगर से? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लेता है कि एग्जाम में कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था, लेकिन इटली में कौन से जगह से हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? कौन सा मयूर सिंहासन? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो किसने कराया था? तो ये करवाया था ऑप्शन सी शाहजहां ने। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ऑप्शन है 6, 9, 12 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। वैसे अभी ये बढ़ गया होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है, तो अब ये बढ़ गया होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ। तो कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट से। कौन सा रेलवे? कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट श्रृंखला से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर या रामदास। तो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे ऑप्शन डी रामदास। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया। दांडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो दांडी मार्च किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। और दांडी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए गुजरात में। गुजरात राज्य में दांडी स्थित है और वहीं दांडी मार्च किया गया था। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34। अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अल्जीरिया, इथियोपिया और सोमाली, पूर्वी अफ्रीका या नाइजीरिया। तो कौन से क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी इथियोपिया और सोमाली। इथियोपिया और सोमाली को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? ऑप्शन है जन्म, मृत्यु, प्रथम उपदेश या ज्ञान प्राप्ति। तो इन चारों में से हमें बताना है कि बुद्ध ने सारनाथ का संबंध किससे है? सारनाथ में जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी, प्रथम उपदेश दिया था या ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। AIDS यानी एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? ऑप्शन है रक्त संचार प्रणाली, स्नायु प्रणाली, इम्यून प्रणाली या श्वास प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इम्यून प्रणाली। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 अवधि है उसके बीच कितना गैप होना चाहिए कि उससे ज़्यादा का अवधि न हो? तो ऑप्शन है इसके 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट यानी संसद के 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का पहला स्काई सिटी किस शहर में स्थापित किए जाने की योजना है? और इसके ऑप्शन है कोची, पुणे, बेंगलोर या मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एशिया का पहला स्काई सिटी कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा कोची में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ISO 9001 यानी ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहाँ है? कौन सी जेल है जिसे ISO 9001 का प्रमाण दिया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़ या भोपाल। तो ये है ऑप्शन डी, भोपाल। भोपाल की जेल को ISO से सर्टिफाइड किया गया है, ISO 9001 से सर्टिफाइड किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 40 और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्या है, मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? ऑप्शन है प्रोटीन, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल। मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हृदय रोग होने का मुख्य कारण है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हृदय रोग होने का मुख्य कारण यही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी अंतिम प्रश्न के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथ ही हमारे चैनल पे आपको जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, जीके रीजनिंग सभी के वीडियो मिलेंगे। सभी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। आपको IPL से रिलेटेड वीडियो है। इस बार जो 2020 का जो भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उस सभी की घोषणा हो गई है और उन सभी के बारे में हमने वीडियो बना दिया है। काफ़ी आसान वीडियो है, आप उसे एक बार देखते अपने 2 से 4 नंबर पक्के कर देंगे। IPL जो विदेश में कराया जा रहा है उसके बारे में भी हमने बात की है, उसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही आगामी जो भी खेल प्रतियोगिता होने वाले हैं 2021, 2022, 2024, 2027 जब भी होने वाले हैं उन सभी के बारे में हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही 2020 में बहुत सारे प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ है। 2020 में प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में हमने वीडियो बनाया है। वो चाहे क्रिकेट स्टार हो, चाहे वो फिल्मी स्टार हो, चाहे वो नेता हो, हमारे सभी के बारे में हमने वीडियो बना दिया है। उनसे रिलेटेड हमारे पूर्व राष्ट्रपति का भी निधन इस साल हुआ था, प्रणब मुखर्जी का, तो उन सभी के बारे में हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, उससे भी आपको 1 से 2 नंबर उससे भी मिल जाएंगे। तो ये सभी वीडियो उपलब्ध है, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।